हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टियरी 3 का पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें इस पीडीएफ में मैंने हिंदी वाले पेज को रिमूव कर दिया है, सिर्फ इंग्लिश वाला है। आप लोग इसको देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, यानी 71 क्वेश्चन नंबर 71 है। द क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम वंडर वाल इक्वेशन इज। वंडर वाल इक्वेशन क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वंडरवाल इक्वेशन है, या इसको हम कह सकते हैं रियल गैस इक्वेशन, या इसको हम क्या कहेंगे? रियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं, रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी का जो वैल्यू मिलेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी का वैल्यू मिलेगा वो 8A बाई 27 RB मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बस याद रखना है। साथ में हम लोग इसके साथ ये भी देख लेंगे कि क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम का फार्मूला होता है VC = 3B, और क्रिटिकल प्रेशर के लिए फार्मूला आता है A/27B²। तीनों फार्मूला हम लोग को याद रखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए और क्रिटिकल प्रेशर के लिए, जो कि रियल गैस इक्वेशन या वंडरवाल गैस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम लोग को मिलता है। तो इस तरह से जो हम लोग जाएंगे, 71 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा बी। हम लोग बी के साथ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन लंग्स एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और गिवन है आर का वैल्यू। आर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला आता है, वेलोसिटी यहाँ पूछा गया है RMS वेलोसिटी के लिए फार्मूला आता है √3RT/m। ये m जो है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोलर मास ऑफ O2 गैस। T टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन लेना है। टेम्परेचर हम लोग को लेना है केल्विन में, यहाँ दिया है सेल्सियस में, उसको हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देंगे। तो टेम्परेचर केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 273.15 में हम लोग जोड़ देंगे 37 डिग्री, तो टेम्परेचर आ जाएगा 310 इतना केल्विन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? RMS इसका फार्मूला पर वैल्यू को पुट करेंगे। 3 × R का वैल्यू हम लोग को लेने कहा गया है 8.314 × 10⁻7, और टेम्परेचर है 310 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। और ऑक्सीजन का यहाँ पर मोलिकुलर मास, मोलर मास पुट करना है। तो मोलर मास होता है ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल का होता है 16 ग्राम पर मोल। और इसी से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.917 × 10⁻4, जो कि इसका नियरेस्ट है ऑप्शन ए। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं RMS। इसके लिए मैंने आप लोग को फार्मूला लिख कर क्या दिया? 3RT/m²। इसमें दो चीज़ और आता है, एक आता है मोस्ट प्रोबेबल
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जब एक पूछा है तो हम लोग को इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लेना है। इसको हम BMP से दिखाते हैं और ये होता है 2RT/m, 2RT/m। और एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, इसको बोलते हैं V एवरेज। इसके लिए फार्मूला होता है 8RT/πm अंडर रूट। और इन तीनों में से, इन तीनों का जो अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू होता है RMS वेलोसिटी का और सबसे कम होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इससे बड़ा कौन है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और सबसे बड़ा है RMS। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे एग्ज़ाम में। तो हम लोग को RMS वेलोसिटी पूछा गया है तो हम लोग जो है इसको देकर अपनी तैयारी में क्या करेंगे, बाकी को जोड़ लेंगे, बाकी भी हम लोग सीख कर रखेंगे। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चंस गैसियस स्टेट से है, गैसियस स्टेट से, गैसियस स्टेट से और भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 73। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉल्स। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, बिल्कुल सही है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप एकदम डेफिनेट होता है। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है, ये भी सही है। हम लोगों से पूछा गया है फॉल्स। और C बोल रहा है आइसोट्रोपिक नेचर, नहीं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो एनआइसोट्रोपिक होगा, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होगा, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होगा। यानी हम लोग का आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन C के साथ, एनआइसोट्रोपिक नेचर का होगा। हमारा आंसर जाएगा C के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड में होगा, इसका आंसर होगा SiO2। क्यों? क्योंकि SiO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ सिलिकॉन, इस सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इसके साथ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर इसके साथ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इसके साथ ऑक्सीजन, सिलिकॉन। इस तरह का ये नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क सीट बनाता है। लेकिन CCl4 ऐसा नहीं होता है, NaCl भी ऐसा नहीं होता है। NaCl क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है जिसमें 6 NaCl ये होता है। और जो NaCl सिर्फ लिखा जाता है ये एक एम्पेरिकल फार्मूला के रूप में लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा C, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल वेरिएशंस इन टेट्राहेड्रल सिस्टम। इसमें क्या क्या वेरिएशन मिलेगा टेट्राहेड्रल सिस्टम में? तो इसमें प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। इसके लिए जो है आंसर होगा 75 का D, मोर देन वन ऑफ द एबव। और अगर देखें कि व्हिच ऑफ द, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज फेरोमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस आता है, बार बार पूछा जाता है। फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो कुछ ही कंपाउंड्स होता है या उसका कुछ ही मेटल्स होता है। हम अगर उसको अच्छे से याद रख लें, ढंग से याद रख लें तो वो हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म किसका किसका कंपाउंड्स होता है? तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल और इसका आगे है क्रोमियम, यानी क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसी का कंपाउंड्स। और ये मेटल क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। मैग्नेटिज्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, 4 तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस मिलता है। एक है डायामैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म पर आप लोग के लिए एक वीडियो हम लाएंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख सकिएगा। तो
इसमें इसका जो आंसर होगा वो क्रोमियम ऑक्साइड होगा। और बेंजीन C6H6 ये बेंजीन है, बेंजीन डायामैग्नेटिक है, बेंजीन डायामैग्नेटिक है। और O2 मॉलिक्यूल ये पैरामैग्नेटिक है। O2 मॉलिक्यूल कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक किस तरह से है, इसका हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लास्ट सेल सब सेल का देखें तो 2p4 है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2p4 है। इसके लिए अगर एमओ डायग्राम बनाएं तो नीचे ऑक्सीजन का सिग्मा होता है, उसके ऊपर पाई, फिर उसके ऊपर होगा पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। यहाँ जो ऑक्सीजन का देखें तो ये है सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई, ये पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग, ये पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग। इसमें होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन का ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल रहता है। किसमें? पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक होता है। और लिक्विड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर लिक्विड फॉर्म में चला जाए तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी अगर हम देखें तो O2 माइनस ये सुपर ऑक्साइड है, O2 माइनस ये सुपर ऑक्साइड है, और O2 ये ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, ये दोनों पैरामैग्नेटिक है। पर O2 माइनस ये क्या है? पर ऑक्साइड है। ये क्या है? ये परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड डायामैग्नेटिक है, ये याद रखना है, परऑक्साइड डायामैग्नेटिक होता है। आप लोगों को मैंने O2 माइनस सुपर ऑक्साइड के बारे में इसलिए बताया कि आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि KO2 ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ये सब्सटेंस कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ये सब्सटेंस कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिज्म और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर भी आप लोग को एक वीडियो हम आप लोग के लिए जल्दी लाएंगे, वो भी आप लोग देख सकेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर क्या कह रहा है? फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद रेज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल होता है। हम लोग को आर्हेनियस टेम्परेचर डिपेंडेंसी रिएक्शन है, उससे इसका पता चलेगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द रेट रिएक्शन, वो होता है इनहिबिटर। यानी कैटलिस्ट 2 तरह का होता है, कैटलिस्ट 2 तरह का होता है। एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट, और एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। और दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है 79, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें फॉल्स है? क्या कह रहा है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट लॉ। ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट सही है। रेट कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर इन रेट लॉ, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है? मोलेक्युलरिटी कैन बी 0 और एन इंटीजर, मोलेक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। मोलेक्युलरिटी कभी भी 0 या निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पर। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी इक्वल टू इट्स रेट कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, इसके लिए हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जानते हैं रेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर n। ये n का वैल्यू ही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है।
अगर यहाँ पर n इजकल टू 0 कर लें तो क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन कौन सा होगा, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर यहाँ पर n का वैल्यू 0 रख दिया जाए, n का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू ये पूरे पर पावर अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा यानी रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। तो ये कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। तो हमारा 80 का आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें सॉलिड सॉल्यूशन, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नहीं ये नहीं होगा। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। कैसे, इसमें पैलेडियम क्या है, सॉलिड है और वो सॉल्वेंट है, और हाइड्रोजन गैस उस पर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 82, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। चलिए, मोलरिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute upon by volume of solution in liter। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या फार्मूला लिख सकते हैं, गिवन मास जो जिसको हम लोग W1 बोलते हैं, और बाई मोलर मास जिसको हम लोग M बोलेंगे, मोलर मास जिसको हम M बोलेंगे, बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी का फार्मूला आ जाएगा W2/M2 इंटू 1000/V इन ml। यहाँ वॉल्यूम लीटर में है, उसको हम लोग ml में चेंज कर दिए, इसलिए क्या किए, 1000 से मल्टीपल कर दिए। ये एक्चुअली इसके नीचे आएगा, इसको पलटेंगे तब ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले पर क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा देंगे। ये जो 5 ग्राम दिया हुआ है यही है W2, और M2 NaOH का मोलर मास है। तो NaOH में इसका मोलर मास हो जाएगा, सोडियम का मोलर मास है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। तो टोटल हो जाएगा 40। तो मोलर मास आया 40, 5/40 इंटू 1000/450। इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 2.277 मोलर। तो ये आंसर जाएगा, यहाँ पर है 278। तो आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, ए करेंगे। साथ ही हम लोग मोलरिटी का तो जान लिए, मोलरिटी का भी हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन केजी। इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, और इसका फार्मूला होता है W2/M2 इंटू 1000 बाई ये W1
ये मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, उसको हम लोग जो है ग्राम में लेंगे। एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना पड़ता है मोलरिटी, एक है मोलालिटी और तीसरा है नॉर्मालिटी। तो ये मोलालिटी क्या होता है, ये मास पर डिपेंड करता है। इसका जो ये सॉरी इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं वो केजी में लेते हैं और टेम्परेचर के वेरिएशन पर मास चेंज नहीं होता है, इसलिए मोलालिटी टेम्परेचर चेंज होने पर नहीं चेंज होता है। लेकिन चूंकि इसका वॉल्यूम लेते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर वॉल्यूम घटता या कम होता है, इसलिए टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर मोलरिटी और नॉर्मलिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। कोई भी दो सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक तभी बोलते हैं जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है, तो हम लोग इस दोनों सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT, या हम लोग कह सकते हैं पाई इक्वल टू, जब इसमें वांटा फैक्टर लाएंगे तो ICRT, और इसको फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं। C कंसंट्रेशन है तो N/V/RT भी लिख सकते हैं, और जो ही आप NV/RT लिखेंगे, पाई इक्वल टू N/V/RT लिखेंगे तो पाई क्या है, ये तो प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो जो ही इसको अगर P लिख देंगे तो देखिए PV इक्वल टू nRT। इसी का जो है डिराइव्ड फॉर्म है, या इसी का दूसरा फॉर्म है जो हम लोग सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग आइडियल गैस में यूज़ करते हैं। तो खैर जो भी हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन उन दो सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन है 84, क्वेश्चन नंबर 84। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज आर एम्फोटेरिक? कौन सा ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है? तो ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कुछ जानना होगा, वो हम आप लोग को ऑक्साइड के लिए भी एक वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकेंगे। ऑक्साइड इसमें दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटल का नाम लिख देते हैं, उसका सारा का सारा ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। सबसे पहला मेटल है बेरिलियम, और इसका ऑक्साइड है BeO। उसके बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O। उसके बाद है टिन का ऑक्साइड SnO, टिन का डाइऑक्साइड SnO2। फिर होता है जिंक का ऑक्साइड। उसके बाद है वेनेडियम पेंटॉक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड के हम कुछ मेटल का नाम लिख दे रहे हैं। इन मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। आप लोग देखिए, बेरिलियम, गैलियम, टिन, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, कैडमियम, ये सारे मेटल का जो भी ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। आर्सेनिक का 3+ एम्फोटेरिक है, आर्सेनिक का 5+ एसिडिक है, याद रखना है। इसका 3+ एम्फोटेरिक है और इसका 5+ एसिडिक है। टेल्यूरियम 4+, एंटीमनी 3+, ये क्या है, एम्फोटेरिक है। वेनेडियम +5 एम्फोटेरिक है। आयरन 3+ एम्फोटेरिक है, लेकिन आयरन का अगर 2+ का ऑक्साइड होगा यानी FeO होगा, ये बेसिक है, लेकिन Fe2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। क्रोमियम 3 ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है, और क्रोमियम 6 का ऑक्साइड ये क्या है, एसिडिक है। और Mn+4 ये एम्फोटेरिक है, और MnO बेसिक है, MnO2 एम्फोटेरिक है, Mn2O7 एसिडिक है। और कुछ ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है। बस न्यूट्रल में 4 ऑक्साइड को याद रखना है। उसमें पहला ऑक्साइड होगा वाटर, दूसरा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा होगा नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होगा नाइट्रिक ऑक्साइड।
ये केमिस्ट्री में ये 4 ऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड को भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी एज इंडिकेट, इसमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ कह रहा है आयोनाइजेशन इंथाल्पी, आयोनाइजेशन इंथाल्पी सबसे ज़्यादा किसका दिखाया है, मैग्नीशियम का दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सोडियम से ज़्यादा है एल्युमिनियम, और इससे ज़्यादा है मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा है सिलिकॉन। आप लोगों को हम इसका डेटा भी दे देते हैं, 495 ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मैंने वहाँ से कॉपी करा है। उसके बाद एल्युमिनियम का है 577, मैग्नीशियम का है 337 और सिलिकॉन का है 786। ये इसका जो है किलो जूल पर मोल के हिसाब, ये इसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। ये इसका क्या है, किलो जूल पर मोल इसका इस तरह का ट्रेंड होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, और ये क्या है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बस ये याद रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ज़्यादा होगा। एक कोई भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू घटता है, लेकिन ऑलवेज सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर इसका देखें हैलोजन में तो सबसे ज़्यादा है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ट्रेंड होगा, यानी ये भी गलत है, तो हमारा आंसर तो डी वैसे भी हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन कौन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ए भी है, इनकरेक्ट बी भी है, यानी हमारा आंसर 85 का क्या हो जाएगा, 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर डी होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 86। इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय बॉर्न-हैबर साइकिल। एक ही बात हम लोग को जानना है कि बॉर्न-हैबर साइकिल से हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हाइड्रेशन भी नहीं कर सकते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉलीज स्केल के द्वारा। कई स्केल है, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है वो क्या है, पॉलीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, यानी ये भी होगा ये भी होगा, हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन इज लेस देन दैट ऑफ। मैग्नीशियम का हाइड्रेशन इंथैल्पी किससे कम है ना, हम लोग से पूछा गया है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज लेस देन, यानी मैग्नीशियम से इनमें से किसका ज़्यादा है। तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी He डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो मैग्नीशियम से बेरियम और सोडियम दोनों का साइज बड़ा है, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, और एल्युमिनियम का साइज हम लोग अभी देखें Mg2+ बड़ा है किससे, Al3+ से, इसका आकार भी छोटा है, आयनिक रेडियाई भी कम है और इस पर चार्ज डेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए आंसर कौन होगा, एल्युमिनियम 3+ होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये नेटवर्क सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है, मीथेन हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो 88 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड व्हिच हैज़ द मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी भी चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगा, तो
आयनिक साइज। इसमें तो सब में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, वो तो कॉमन है। अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम का साइज़। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटा होता है Be2+, इससे बड़ा होगा Mg2+, इससे बड़ा होगा कैल्शियम 2+, इससे बड़ा होगा स्ट्रॉन्शियम 2+, और सबसे बड़ा होगा बेरियम 2+। यानी इनमें से, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? मैग्नीशियम है। तो इसी का लैटिस एनर्जी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैज़ द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF। तो इसके लिए मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन किसका कम क्यों होगा, किसी का ज़्यादा क्यों होगा, इसका कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। और हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। हम बस इतना पढ़े हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, इनका कांस्टेंट KF और उसको बोलते हैं KB, ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इतना तक ठीक है, पर किसका कम होगा, क्यों कम होगा, क्यों कर ज़्यादा होगा, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे एक बात कह सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो इसमें से इथेनॉल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ये अमाउंट ऑफ नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये नेचर पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर अप्रोचेज 4 फॉर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज सोल्यूशन बिकम वेरी डाइल्यूट। जब कह रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट 100% क्या होता है? डिसोसिएट होता है, यानी जिसके लिए अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है। अगर ये 100% डिसोसिएट होगा तो K+ और Cl- बनेगा। ये अगर 100% डिसोसिएट होगा तो ये Na+ और Cl- होगा। ये 100% डिसोसिएट होगा तो Mg2+ और SO4 2- होगा। तो इसमें I का वैल्यू 2 ही होगा, क्योंकि इसमें एक एनायन एक कैटायन 2 ही आयन बनता है। लेकिन क्या कह रहा है? 4, तो 4 अप्रोच कर ही नहीं सकता है। इसका आंसर क्या होगा? E होगा। उसके बाद कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि देखिए, ये मेटामेरिज्म शो करेगा। हम बताते हैं किस तरह से होगा। इसका फार्मूला ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, ये एक मॉलिक्यूलर ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बना इस तरह से। और इसका दूसरा लिख सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। यानी ऑक्सीजन के बोथ साइड में जो अल्काइल चेन है, इसके नंबर ऑफ कार्बन में, चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आएगा। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। यानी मेटामेरिज्म ईथर दिखाएगा, मेटामेरिज्म अल्कोहल कभी नहीं दिखा सकता है। दूसरा एक कंपाउंड है कीटोन, RC⋯O R', ये दोनों अल्काइल अलग अलग हैं। तो ये जब अल्काइल चेन में नंबर ऑफ कार्बन पर डिफरेंस आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस कंपाउंड
XeF4 इज़, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला होता है शॉर्टकट, H = 1/2 B + X - C + A। V वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, उसके बाद X मोनोवैलेंट एटम, C नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक चार्ज, और A नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज होता है। तो इससे अगर हम देखें तो जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8 और इस पर मोनोवैलेंट एटम 4 फ्लोरीन मोनोवैलेंट जो एक ही बॉन्ड करता है, तो ऐसा आइटम कितना है 4 है बाई 2। तो 8 4 12, 12/2, आंसर इसका 6 आता है। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन H का वैल्यू 2 आता है, H का वैल्यू 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, H का वैल्यू अगर 3 आता है तो sp2, H का वैल्यू 4 आता है तो sp3, H का वैल्यू अगर 5 आता है तो चूँकि P में 3 ही ऑर्बिटल होता है तो एक यहाँ 2 यहाँ 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। और फिर H = अगर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। इस तरह से sp3d3 इस तरह का होगा। और इस हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री का पता लगाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री का पता लगाते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन जेनन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जेनन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर इधर रह गया, एक लोन पेयर इधर रह गया, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर लिया। तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप में दिखाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में इसको किस तरह से दिखाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में 6 पोजीशन होता है और 6 पोजीशन ही आइडेंटिकल होता है। तो हमने इस 4 पोजीशन पर क्या दे दिया, फ्लोरीन एटम दे दिया, यहाँ पर लोन पेयर दे दिया, यहाँ पर लोन पेयर दे दिया। लोन पेयर तो एटम के पास से जाके श्रिंक हो जाएगा, तो जो शेप बचेगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यानी हम कहेंगे कि यह स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर होगा इसका स्क्वायर प्लेनर। अगर इसका ज्योमेट्री पूछे तो हम लोग बताएंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, लेकिन इसका शेप या स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्क्वायर प्लेनर होगा इसका शेप। तो XeF4 का जो है शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। आप लोग हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि BPSC PGT केमिस्ट्री के लिए किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो हम बना के दें, किस पर बहुत ज़्यादा आप लोग को नीड है। अगला क्वेश्चन है 94 इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमोनिया फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद कॉपर आयन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन, द रीज़न। देखिए ये कॉम्प्लेक्स बनता है जब हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं लाइकर अमोनिया या लीकर अमोनिया के साथ। वो लाइकर अमोनिया लीकर अमोनिया जो भी कहिए NH4OH होता है। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CuNH3,4SO4। इसमें कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो ये बेसिक मीडियम में अगर रहेगा, NH3 बेसिक मीडियम में रहेगा तो ये NH4OH या NH3 के रूप में रहेगा। लेकिन ज्यों ही एसिडिक मीडियम आएगा, ज्यों ही एसिडिक मीडियम आएगा, NH4 एसिडिक मीडियम का H+ से इंटरेक्ट करेगा, इस पर जो लोन पेयर है वो H+ को डोनेट कर देगा और NH4+ बना लेगा। अब NH4+ पर कोई लोन पेयर रहा ही नहीं, तो ये लुईस बेस और लिगेंड की तरह बिहेव कैसे करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शन पर जाते हैं, देखते हैं। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रेशन प्रोटेक्ट्स कॉपर आयन, नहीं ये नहीं होगा। इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स आर कोऑर्डिनेटेड विद अमोनियम मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग अमोनियम आयन, ये हमारा आंसर होगा बी। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95।
क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पोटासिलम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोटासिलम का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। पोटासिलम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 thrice एंड 24H2O। ये एक डबल सॉल्ट है। ये क्या है? एक डबल सॉल्ट है। और डबल सॉल्ट ऐसा एक सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, एक डबल सॉल्ट होता है। तो डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है कि जब इसको हम लोग डिसॉल्व कर देंगे तो इससे हमको फ्री आयंस क्या क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा और SO4 2- मिलेगा, यानी पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट आयन मिलेगा। और इन तीनों आयन्स का हम लोगों को टेस्ट मिलेगा। ये तीनों आयन अपना कैरेक्टर को मेंटेन रखेगा, एक्वस सॉल्यूशन में अपना कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करेगा। ये होता है डबल सॉल्ट में। अगर यहीं पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाए तो वो क्या करेगा? अपना आइडेंटिटी को लूज़ कर देगा। जैसे अगर हम बात करें अभी, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड का रिएक्शन अगर आप कराइएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH के साथ, तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ कॉम्प्लेक्स बना CuNH3 4 और SO4। इसमें दो ही आयन का आइडेंटिटी मिलेगा, दो ही आयन का टेस्ट मिलेगा, एक ये पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का और दूसरा सल्फेट आयन का। लेकिन डबल सॉल्ट में क्या होगा? हर एक आयन का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। कोई भी इंडिविजुअल आयन अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन पर। इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स टेस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आयन्स। बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है? इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन लॉसेज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोग को फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हम क्या बोले कि जो डबल सॉल्ट होगा वो क्या करेगा? अपना आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में लूज नहीं करेगा, यानी तीनों का टेस्ट देगा। और यहाँ क्या कह रहा है? लूज देयर आइडेंटिटी। तो इसी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेटल कार्बोनिल्स MCO6 इज फॉल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज ए लुईस बेस एंड लुईस एसिड। ये सही है। क्यों सही है हम आप लोग को बताते हैं। मेटल एक्ट्स एज लुईस बेस एंड लुईस एसिड, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है? पी पाई बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी मेटल होगा तो उसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। और क्या करेगा? इसका वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। और ये मेटल सबसे पहले किसके तरह काम करेगा? लुईस एसिड के तरह काम करेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो सेंट्रल मेटल होगा वो लुईस एसिड के तरह काम करेगा। हम लोग लुईस एसिड किसको कहते हैं? जो लोन पेयर को गेन करता है। और लिगेंड किसके तरह काम करेगा? लुईस बेस के तरह काम करेगा, वो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मेटल कार्बोनिल में कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड अपना पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हायर एनर्जी में रहता है और इसको डोनेट करता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? लुईस बेस है। और मेटल लोन पेयर को गेन करता है, इसलिए ये लुईस एसिड है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? जब इस मेटल को 6 कार्बोनिल 6 पेयर ऑफ लोन पेयर डोनेट करता है तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बहुत एक्सेस हो जाता है। तो फिर वो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग के थ्रू डोनेट करने लगता है, फिर रिटर्न करने लगता है लिगेंड को। तो जब मेटल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो रिटर्न करने लगेगा, तब मेटल क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। और जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन को बैक गेन करेगा
तो अब ये एसिड की तरह काम करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लुईस बेस है, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लुईस एसिड है। उसी तरह से मेटल पहले इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए लुईस एसिड है, और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है इसलिए लुईस बेस है। इसलिए ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कार्बोनिल का पी ऑर्बिटल, कार्बोनिल कार्बन का पी ऑर्बिटल मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ पाई बैक बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या लिखा है, पी पाई बैक बॉन्डिंग है। पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, मेटल का डी पाई और कार्बोनिल का पी पाई इन्वॉल्व होता है। इसलिए आंसर क्या होना था, करेक्ट आंसर होना था डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। ऐसा ना होकर पी पाई बैक बॉन्डिंग है, इसलिए आंसर हमारा चेन्नई के साथ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। ये आईपेक नोमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसका सोचने का कुछ है नहीं, इसका आंसर सी होगा। 97 का आंसर सी होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में पूछा गया है। 98 का इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हम कर नहीं सकेंगे, इसका आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या कह रहा है कि विच कॉम्प्लेक्स इज़ लाइकली टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, ये बाकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये और ये नहीं दिखा पाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स कैन शो। देखिए इसमें क्रोमियम के साथ क्या है, NH3 4 और NO2 है। हम ऐसा कर सकते हैं कि क्रोमियम NH3 4 को अंदर रखें, यहाँ पर NO2 को भी अंदर रखें, और कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर जो क्लोरीन एटम है उसको अंदर ले लिए और एक नाइट्रो NO2 को बाहर कर दिए। तो इस तरह से ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक बार NO2 क्या कर सकता है, नाइट्रोजन इंड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये ONO इस इंड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, है ना। अगर इस नाइट्रोजन इंड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका नाम होता है नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन इंड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका नाम होता है नाइट्रीटो। तो जो इस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है उसको इस तरह का लिगेंड को कहते हैं, या इस तरह का आइसोमेरिज्म को कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। यानी जब दो ऑप्शन करेक्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे।